हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सबसे पहले ये एक ओमेगावर्स एफएफ नहीं है, ये नॉर्मल एफएफ है। और यहाँ दूसरा पॉइंट, जो हिस्ट्री के अंदर जियांग फैमिली थी उनकी किस तरीके से डेथ होती है, उसके बाद जो इस समय की जियांग फैमिली है वो उनका रीइंकार्नेशन है, यानी कि ये सब के सब वापस रीबर्थ लिए हैं। इसलिए वो सबसे ज़्यादा जियांग फैमिली के बारे में पता कर रहा था। ये हो गए कुछ सवालों के जवाब। अब हम इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वुइंग के पास वो दोनों जो स्पिरिट्स थी वो अपने अब ह्यूमन फॉर्म में आती हैं, पर वो ह्यूमन फॉर्म में जैसे ही आए थे उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी निकल रही थी। लैन कुरैन तो उनकी तरफ देखते ही तलवार तान देते हैं कि वुइंग ने क्या उनके ऊपर हमला कर दिया है। क्या ये वैन फैमिली की या फिर वैन क्लैन की क्या कोई चाल थी? दोनों स्पिरिट्स अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुके थे। उनमें से एक पर्सन ने पूरे ब्लैक अटायर पहना हुआ था और एक ने पूरा वाइट, पर वो वाइट लैन क्लैन से थोड़ा मिलता जुलता था। वहाँ पे सब लोग उन्हें देख रहे थे, ये कौन है? वो दोनों पर्सन वुइंग के सामने आकर वुइंग को ग्रीट करते हैं और उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं। उनमें से एक पर्सन शुयांग थे और एक शाओशिचैन। शिचैन और शुयांग पहले वुइंग के पास जाते हैं, वुइंग के सर पे हाथ फेरते हैं और उसके फोरहेड पे किस करते हैं। शाओशिचैन कहते हैं, वुइंग तुम कैसे हो? हमने बहुत सालों बाद तुम्हें देखा, हमें लगा नहीं था कि हम सब तुम्हें वापस देख पाएंगे। यहाँ पे शुयांग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। वही कहता है, अंकल्स आपको क्या लगता है मैं इतना वीक हूँ कि कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ चालें क्या चली तो मैं बच ही नहीं पाऊँगा, और आप तो जानते हैं मुझे मारना नामुमकिन है, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो आखिर उनके पास सिर्फ मुझे एक डीप स्लीप में भेजने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं था, और जब हम अब वापस आ ही गए हैं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और उन लोगों से अभी मेरा बदला बाकी है। कुरैन कहते हैं, अभी भी तुम में से किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया है, आखिर तुम लोग हो कौन और ये किस बदले की बातें हो रही हैं? शुयांग अब सामने आते हैं और बताते हैं, यहाँ से करीबन हज़ारों सालों पहले सिर्फ इस कल्टीवेशन में दो ही क्लैन हुआ करते थे, वेयरवुल्फ क्लैन और यहाँ पे एक वैम्पायर क्लैन। सबसे ज़्यादा पावरफुल सिर्फ दो ही क्लैन हुआ करते थे। इनके बारे में जानने से पहले आपको यहाँ वैन चाओ और वैन रूहान के बारे में जानना चाहिए। वैन चाओ जो अभी वेयरवुल्फ क्लैन का लीडर है, उसका बेटा वैन रूहान जो बचपन से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। आप उसकी शक्ल देख के ही नहीं बता सकते, वो एक दरिंदा लगता है, लोगों को तड़पा के मारना और किसी भी ऐसे काम में वो बिल्कुल नहीं शर्माता। पर वैन चाओ उससे भी ज़्यादा बड़ा दरिंदा है। वो खुद के ही बेटे को गरम गरम रॉड से उसके पूरे शरीर पे मार्क बना रखे। उसे अपने जैसे बनाने के लिए उसने पता नहीं उसे कितना टॉर्चर किया है। बचपन से लेकर आज तक वो हमेशा टॉर्चर होता आया है। उसके फादर उसका कभी अच्छे नहीं रहे और उसकी मदर जिसे कोई मतलब ही नहीं है। जब उसके पिता उस पर चिल्ला रहे होते हैं, उसे इस तरीके से मार रहे होते हैं, उसकी बॉडी पे इतने ज़्यादा जले हुए मार्क्स होते हैं, तब भी उसकी मदर सिर्फ ये सब सुनने के बावजूद भी कहीं वो अपने किसी काम में लग जाती है, नहीं तो वो ये पहले से छोड़ के कहीं दूर गार्डन में घूमने चली जाती है। रूहान की हालत एक दिन इसी तरीके से बहुत गंदी थी। उसके फादर ने बहुत मारा था और उसकी मदर भी उस पर चिल्ला रही थी कि अगर तुम अपने फादर के सारे ऑर्डर्स मानते तो आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता, ना तुम्हें इतनी मार पड़ती, ना तुम्हें सब कुछ सुनना पड़ता। मुझे देखो, मैं तुम्हारे फादर के सारे ऑर्डर्स मानती हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और एक तुम हो जो आज तक वो नहीं बन पाए जो तुम्हारे फादर तुम्हें बनाना चाहते हैं। वैन रूहान की मदर उसे बहुत चिल्ला रही थी और यहाँ वैन चाओ ने भी उसे बहुत मारा हुआ था। रूहान बहुत रो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसने क्या गलत किया है। उसके मदर फादर उसे जो कहते हैं वो करता है और वो इस वेयरवुल्फ क्लैन का प्रिंस है, वो क्राउन प्रिंस है, पर उसके मदर फादर उससे प्यार नहीं करते। यहाँ पे पूरा मेंशन जानता है, ये पूरा पैलेस में सब लोग जानते हैं कि उसके मदर फादर उसे कैसे ट्रीट करते हैं। इतना मारने के बाद जब वैन रूहान बेड पे पड़ा रहता है, हीलर्स उसे चेक करते हैं, यहाँ तक कि उसकी हालत इतनी बुरी होती है कि सर्वेंट्स तक उसके पास आना पसंद नहीं करते हैं। सर्वेंट्स भी उसको इस तरीके ट्रीट करते हैं कि वो उनसे भी कह गुजरा होगा। वैन रूहान की वहाँ कोई इज्जत ही नहीं है। वैन रूहान को बहुत बुरा लगता है। वो यहाँ से सोचता है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सोचते हुए वो अपने क्लैन से बाहर निकल आता है और वो सामने एक बच्चे को देखते हैं जो फुल नाइट के अंदर एक रिवर के अंदर नहा के बाहर आया था और अपने कपड़े पहनने के बाद
वहाँ पे कुछ जुगनू के साथ खेल रहा था। वैन बहुत टाइम से उस बच्चे को देख रहा था और वो भी अब धीरे से बाहर आता है क्योंकि उसको भी दर्द हो रहा था और वो पेड़ के पीछे छुप छुप के थक गया था। वो बच्चा उसे देखने के बाद उसके पास जाता है और कहता है, अरे तुम्हें काफ़ी चोट लगी है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही वो उसके कान देखता है, तुम वेयरवुल्फ क्लैन से हो, पर तुम्हारा आना तो मना है और तुमने बॉर्डर भी क्रॉस कर दिए। तुम्हें यहाँ जल्दी चला जाना चाहिए, वहाँ तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ढूंढ रहे होंगे। वेंचा कुछ नहीं कहता। वो बच्चा उसके पास जाता है, उसको हील करता है। उसकी सारी चोटों को ठीक करने के बाद वो कहता है, तुम्हारे कपड़े भी फट गए, क्या तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वेंचा अभी भी कुछ नहीं कहता। वो बच्चा अब उस इंसान को नहलाता है और अपने मैजिक से कुछ कपड़े लाता है, उसे देता है। उसके बाद उसके बाल भी कम करता है। मैं कब से तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम मुझे कुछ बता ही नहीं रहे, आखिर तुम हो कौन। तब जाके वैन रूहान कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। यहाँ पे वो बच्चा उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तुमसे डर क्यों लगना चाहिए, आखिर ये तुम्हारे कान कितने ज़्यादा प्यारे हैं, क्या तुम इनके कारण कह रहे हो मुझे तुमसे डर लगना चाहिए। रूहान पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। विंग कहता है, मेरा नाम वेवुशियान है, तुम मुझे विंग बुला सकते हो। वैन रूहान बताता है, मेरा नाम वैन रूहान है और मैं वैन क्लैन का क्राउन प्रिंस हूँ। विंग अब उसे ग्रेट करते हुए कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई क्राउन प्रिंस। विंग यहाँ पे हंसते हुए कहता है, अरे आप क्राउन प्रिंस है और मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ, ये तो उचित नहीं लगता। वैन रूहान कहता है, उसका हाथ पकड़ दो, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, क्या हम लोग थोड़ी देर यहाँ बात कर सकते हैं और खेल सकते हैं। उस समय वैन रूहान सिर्फ 12 साल का हुआ करता था और विंग भी, और वैन रूहान ऐसे ही हर समय रात को मिला करते थे। उस समय विंग को डांस का बहुत शौक था, वो स्वॉर्ड्स के साथ डांस करना पसंद करता था। वैन रूहान कई बार विंग से बातें करता, वो लोग डिस्कस करते कि उनके दिन में क्या हुआ, और पूरे दिन की बातें करने के बाद वैन रूहान किताबें लेके बैठ जाता और विंग को नई नई चीज़ें पढ़ के सुनाता। विंग और वैन रूहान की दोस्ती यूं ही जा रही थी, पर धीरे धीरे वैन रूहान के दिल में विंग के लिए फीलिंग्स आ गई, क्योंकि उसे जहाँ से लव, अफेक्शन, सारी चीज़ें मिल रही थी, वो सिर्फ विंग था जो अच्छे से बात करते था, केयर करता था, उसकी हर चोट को वो हील करा करता था, और उसके दिल की चोटें जो उसके मदर फादर से लगी थी वो भी धीरे धीरे हील हो रही थी। और यहाँ वैन रूहान की हिम्मत नहीं थी कि वो विंग को प्रपोज कर दे, और वो सिर्फ विंग का नाम जानता था और विंग के ब्रदर सिस्टर के बारे में, जो विंग हमेशा बताता है कि वो कितनी मस्ती करते हैं। कहता है, तुम्हें मालूम है आज हमने क्या किया। वैन रूहान कहता है, ज़रूर, फिर से किसी मेड को परेशान कर रहे होंगे। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, आज मैंने किसी मेड को परेशान नहीं किया, को बहुत खूबसूरत सी परी को देखा। वैन रूहान कहता है, वहाँ सपनों में। विंग कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। उस इंसान को तुम देखोगे ना तो तुम भी उससे प्यार करने लगोगे, पर तुम उससे प्यार मत करना, वो बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी वो। यहाँ पे वैन रूहान पूछता है, वो कौन है। उसे बहुत बुरा लग रहा था विंग के मुँह से किसी और की तारीफ़ें सुनकर। विंग कहता है, और कौन, मेरी सिस्टर, उन्होंने आज बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी थी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एंजल की तरह, पर उनके बाजू में वो पीकॉक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वैन रूहान कहता है, अच्छा ये पीकॉक कहीं वही पर्सन तो नहीं जो तुम्हारी सिस्टर के आगे पीछे घूमते रहता है। विंग कहता है, बिल्कुल सही, ये वही है, तुम्हें मालूम है मेरी सिस्टर की और उसकी शादी होने वाली है। वैन कहता है, कोई बात नहीं। विंग कहता है, कैसे कोई बात नहीं, आखिर वो पर्सन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सिर्फ उसके लुक्स के सिवा उसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं, वो अच्छे से बात तक नहीं करता। वैन रूहान कहता है, अच्छा बस बस, क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमना पसंद करोगे। वही कहता है, पर मेरे पैर दुख रहे, मेरे को कहीं नहीं चलना। वैन रूहान अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आ जाता है और कहता है, चाहो तो तुम मेरे बैग की सवारी कर सकते हो। वही कहता है, अच्छा ये पहली बार है मैं तुम्हारे ऊपर बैठने वाला हूँ, देखो मुझे गिराना मत, मुझे डर लगता है और मैं कभी वेयरवुल्फ के ऊपर बैठा भी नहीं हूँ। वैन रूहान कहता है, चिंता मत करो, मैं नहीं गिराऊंगा। विंग और वैन रूहान ऐसे ही पूरे जंगल में एक राउंड लगा रहे थे और अचानक से वैन रूहान अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और विंग को अपनी गोद में ले लेता है ब्रदर स्टाइल की तरह। वो एक बहुत ऊंची क्लिफ से जंप भी मार देता है। विंग उसकी आंखों में देखने लगता है और कहता है, क्या तुम पागल हो, अपने ह्यूमन फॉर्म में क्यों आ गए, और हम गिर जाएंगे, इस क्लिफ के आगे कुछ भी नहीं, ये खाई है। वैन रूहान कहता है, हम नहीं गिरेंगे, हम नहीं, अपने पावर्स का एक कुछ नया सा मैजिक करने लगता है। वही उसे देख के कहता है, तुमने इसे दिखाने के लिए मुझे इतना बड़ा हार्ट अटैक दे दिया।
वैन वन कहता है, पर ये कितना कूल है, तुम देखो तो सही। वही अपने वैम्पायर के विंग्स निकालता है और वो कहता है, अच्छा ये कूल है, मेरे को मिनी हार्ट अटैक आ गया। वो तो अच्छा है कि मैं उड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारा वज़न कैसे संभालता, और मैं तो तुम्हें उठा भी नहीं सकता। अब वही वैन वहाँ से थोड़ा दूर हटता है, पर इन लोगों को आज कोई देख रहा था। पेड़ के पीछे यहाँ वेंचाओ छुपा हुआ था, जिसने सब कुछ देख लिया था। उसे समझ में आ रहा था कि वेंचाओ हर रात कहाँ गायब रहता है। इतना ज़्यादा उसे टॉर्चर करने के बावजूद आजकल उसके फेस में स्माइल क्यों रहती है। रोहन और वही थोड़ी सी मस्ती करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पे वैन रोहन जैसे ही अपने रूम में आता है चुपचाप से वापस, जैसे वो हर बार आया करता था, उसे अपने रूम में वेंचाओ मिलता है और वेंचाओ उसे आते ही उसे बहुत खींच के पंच मारता है और वहाँ पे वापस से कुछ चाबुक और रॉड्स निकाल लेता है, जिन्हें वो आग में गर्म करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था मेरे ऑर्डर्स फॉलो करना, पर इतनी चोटें खाने के बावजूद भी आज भी तुम नहीं सीख सके कि तुम्हें कैसे होना चाहिए। और वो वैन के हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा वो रॉड गरम गरम चिपका देता है, जिसमें ब्लड आ रहा था, और वो उसके पास से मेडिसिन को भी दूर फेंक देता है, जो उसको जड़ी बूटियाँ सामने रखी हुई थी, और वो उसे मारते हुए कहता है, मैं तुमसे कब से बोल रहा हूँ कि हमें वैम्पायर क्लैन पर अटैक करना है, और तुम वही के प्रिंस, उसी प्रिंस के साथ घूम रहे हो, उससे तुम प्यार कर रहे हो। तुम क्या समझते हो मुझे कभी कुछ मालूम नहीं चलेगा। वैन को नहीं मालूम था कि वही एक प्रिंस है, क्योंकि वही ने कभी ही नहीं कहा कि मैं प्रिंस हूँ। वो सब कहता था मैं वैम्पायर क्लैन से हूँ। वैन का एक झटका लगता है और वो अपने फादर के पैर में गिर जाता है। उनके पैर पकड़ते हुए कहता है, फादर प्लीज़ आप उन क्लैन पर अटैक मत कीजिए, आपको क्या चाहिए मैं वहीं से बात करूँगा, वो बहुत अच्छा है, आपको वो ज़रूर वो चीज़ दे देगा जो आपको चाहिए, प्लीज़ आप वहाँ अटैक मत कीजिए, अगर हमने वहाँ अटैक किया सब कुछ ख़त्म हो जाएगा फादर। यहाँ पे वैन रूहान को एक खींच के थप्पड़ मारते वैन चाओ और कहता है, अच्छा तुम्हें अपने क्लैन की वहाँ की बहुत परवाह होने लगी है, क्या मैं तुम्हारे इस प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूँ। और वो वैम्पायर्स हैं, वैम्पायर और वेयरवुल्फ कभी एक नहीं हो सकते, तुम भूल जाओ, और तुम्हें यहाँ से अब इस पूरे मेंशन से, इस पूरे पैलेस से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, अपने रूम में पड़े रहो। वो गार्ड्स को ऑर्डर करते हैं और वैन रूहान को उसी के रूम में बंद करवा देते हैं, खिड़कियों तक के ऊपर स्पेल्स लगा देते हैं और बाहर यहाँ पे वो लॉक लगवा देते हैं और पूरी खिड़की को बंद करने का आदेश दे देते हैं कि खिड़की को इसी समय बंद कर दिया जाए, यहीं एक दीवार खड़ी कर दो। यहाँ पे वैन रूहान को अब पूरा बंद कर दिया था उसके रूम के अंदर, और विंग भी कुछ टाइम तक यहाँ पे वैन रूहान का इंतज़ार करता है, पर अब उसको भी क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया गया था और कुछ टाइम बाद उसको किंग बनने की उसकी ताशपोशी थी, इसलिए अब वो यहाँ आ नहीं पा रहा था और उसे अपने पूरे इस बड़े से पैलेस के अंदर सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ रहा था। उसे और भी ज़्यादा नियम सीखने पड़ रहे थे, उसके शिजे की शादी भी थी, उसे उन्हें भी देखना पड़ रहा था। सारी चीज़ें अच्छे से जा रही थी कि तभी जिस दिन जंग यानी की शादी थी, वैन क्लैन से अटैक हो जाता है, और वैन क्लैन का ये अटैक इतना ज़्यादा बड़ा था कि जंग यानी की शादी थी उसी दिन जंग यानी के हस्बैंड यानी कि जिन जोशन की डेथ हो जाती है। देख के वो एक शॉक रह जाता है, उसे अपने शिजे की डेथ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है। वैन रूहान जो उसका दोस्त है उसने उसे कुछ बताया क्यों नहीं, क्या वो भी इसमें शामिल था। यहाँ पे वैन रूहान तो एक कमरे में लॉक था और उसके फादर ने उसे अब खाना पानी भी देना बंद कर दिया था। वह तो खुद बड़े मुश्किल से ज़िंदा है, उसकी पूरी बोल देखने लग गई है और वो भी तड़प तड़प के मर रहा है। उसके फादर उसे खाने की जगह सिर्फ पानी पहुंचाते हैं जिसके अंदर उन्होंने जहर मिला रखा है, और जहर का भी आज आखिरी एंटीडोट था। वो आखिरी जहर की बोतल पीने के बाद वैन रूहान की भी वहाँ डेथ हो चुकी थी। यहाँ पे वैन चाओ ने इनके पूरे ऊपर अटैक कर दिया था, और यहाँ पे जियांग चैंग तो पूरा गुस्से में पागल हो गया था अपने सिस्टर की डेथ देख के, और वही अभी भी सदमे में था। जियांग चैंग अपनी स्वॉर्ड उठाता है और वहाँ सभी लोगों को जो वैन क्लैन के थे उनको मारना चालू करता है। वो लोग भी यहाँ लड़ रहे थे, जियांग चैंग का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था, और वो वैन क्लैन के लोगों को मारने के साथ साथ उसने तो अपने क्लैन के भी कुछ लोगों को मार डाला था। जब थोड़ा चीज़ों को समझता है वह जियांग चैंग को रोकता है कि तुम हमारे क्लैन के लोगों को क्यों मार रहे हो, यहाँ पे हमें वैन क्लैन से लड़ना है, हमसे ही नहीं। और वो सभी को ऑर्डर देता है वैन क्लैन पर अटैक करने के लिए, और वैन चाओ भी अपनी पूरी फोर्स के साथ उस पूरे पैलेस को चारों तरफ से घेर चुका था, वो भी अटैक करते हैं। इस पैलेस के अंदर
अभी पूरी राज्य जमा हो चुका था क्योंकि जियांग याली का शादी थी और यहाँ पे ये लड़ाई बहुत ज़्यादा चलती है। ये शादी का माहौल एक मातम में बदल जाता है। चारों तरफ सिर्फ खून खून था। जियांग चैंग काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। सामने वेंचाओ था जिसके ऊपर वो अटैक करने जाता है, पर वो इतना घायल होता है कि वेंचाओ के ही कुछ बारों में वो भी मर जाता है। वहीं अपने भाई को भी मरता देख वो यहाँ पे अब खुद अटैक करने जा रहा था। उसके मदर फादर यहाँ पे उसे रोक कर अब खुद आगे जाते हैं। उनके साथ साथ मैडम यू और मिस्टर जियांग भी जाते हैं। ये चारों युद्ध लड़ रहे थे और कुछ सैनिक वहीं को आगे जाने ही नहीं दे रहे थे। वहीं को बहुत गुस्सा आ रहा था और उन पर चिल्लाते हुए कह रहे, मैं तुम्हारा किंग हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। वहाँ तुम्हारे पास के किंग क्वीन और हम मेरे अंकल आंटी मर रहे हैं और तुम मुझे यहाँ पकड़ के रखो, छोड़ो यहाँ, ये युद्ध का मैदान है, यहाँ रिश्ते मायने नहीं रखते हैं। ये कहते हुए वही जब वहाँ जाता है, वेंचाओ ने उन्हें मार डाला था और वो अब उसकी मदर फादर की डेड बॉडी के ऊपर खड़ा हुआ था लात रख के, और एक तरफ से वो उसके अंकल आंटी मिस्टर जियांग और मैडम यू के ऊपर थूक रहा था। ये देख के बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा अनलिश करने लगता है। यहाँ पे अब विंग के अंकल यानी कि शुयांग और शाओ चान उसे मना कर रहे थे, विंग इतनी पावर इस्तेमाल मत करो, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर विंग कुछ सुन ही नहीं रहा था और अपनी पावर्स को वो पूरे लिमिट पे ले आया था और वो वहाँ सब कुछ तबाह करने लगता है। धीरे धीरे करके ये पूरा पैलेस भी गिरने लगता है। वेंचाओ कहता है, अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वेंचाओ एक बहुत बड़े से स्पेल का यूज़ करता है जिससे बचाने के लिए यहाँ पे शुयांग और शाओ चान विंग के सामने आ जाते हैं, कहीं विंग को वो लग ना जाए, पर उस चक्कर में उनकी ये बॉटल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस समय उन दोनों की सोल्स को अपने पास रख लेता है क्योंकि वो वापस इनकी बॉडी बना सकता है, और इस चक्कर में वेंचाओ का वो अटैक विंग को लग जाता है और विंग की पावर्स के कारण वेंचाओ की डेथ तो वहीं हो जाती है, और उस अटैक लगने के कारण विंग अब वहाँ पे एक डीप स्लिप में चला जाता है। इस डीप स्लिप में जाने से पहले भी विंग कुछ करता है, पर ये बातें हमें बताई नहीं जाती। विंग यहाँ पे कुछ ऐसा करता है जो पूरी हिस्ट्री बदल देता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।